सभी कृषि योद्धाओं का प्रयास एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। प्रयास परिवार आपके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो जेईटी, सीवीटी और जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए पर डे हर दिन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी वो आपके लिए लेके आया है, जो आपकी तैयारी को एक नई दिशा और एक आपके सपनों को एक नई उड़ान देगा। तो इन प्रश्नोत्तरियों की अपन अपन बात करेंगे। इससे पहले अपन कहें कि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, जिसकी 1100 पदों पर जो वैकेंसी निकली है और इसमें पद और भी बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए भी आपके ये प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। इनके प्रश्नों की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न है आपका कि फसल व मृदा प्रबंधन का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका जैसे पोमोलॉजी है, एग्रोनॉमी है, आपका फ्लोरिकल्चर है और आपका पेडोलॉजी है। तो फसल और आपका जो मृदा प्रबंधन होता है, इसका जो अपन अध्ययन करते हैं वो किसके अंदर करते हैं। तो उसकी अपन बात करें तो आपकी जो एग्रोनॉमी होती है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, फसलें हैं जितनी भी आपकी जैसे क्रॉप आती हैं, आपकी सोइल है, उसका मैनेजमेंट का जो अध्ययन अपन है वो अपन किसके अंदर करते हैं, एग्रोनॉमी के अंदर करते हैं। इसके अलावा अपन और बात करें तो एग्रोनॉमी आपका जो शब्द है वो कौन सी भाषा का जो शब्द है उसकी भी अपन बात करें तो आपका ये ग्रीक भाषा का शब्द होता है। कौन सी भाषा का शब्द होता है, ग्रीक भाषा का शब्द होता है। और आपकी जो एग्रोनॉमी है, इस एग्रोनॉमी की अपन जनक की बात करें तो जनक किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है किसको, पीटर डी क्रिसेंजी को कहा जाता है। किसको कहते हैं, पीटर डी क्रिसेंजी को एग्रोनॉमी का क्या कहते हैं, अपन जनक कहते हैं। पोमोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं, तो पोमोलॉजी है जिसमें अपन कहते हैं कि फल उत्पादन है, उसका अपन क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। या आपकी जैसे पोमोलॉजी अपन कहें कि ये शब्द किस भाषा का शब्द है, तो आपका ये पोमोलॉजी है वो आपकी ग्रीक भाषा का शब्द है। परंतु आपका ये जो पोमोलॉजी जो शब्द होता है ये आपके दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना होता है। दो भाषाओं के शब्दों से कैसे, जैसे अपन पोमोलॉजी शब्द है इसका विच्छेदन करें तो आपका ये दो शब्दों के अंदर बढ़ता है पोमो प्लस आपका कौन सा, लॉजी। आपका जो पोमो होता है वो तो होता है आपका कौन सी भाषा का, जैसे लैटिन भाषा का होता है। लेकिन जो लॉजी शब्द होता है वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। लेकिन आपका जैसे पोमोलॉजी शब्द है ये जैसे जुड़ता है तो जुड़ने के बाद है ये किस भाषा का शब्द बनता है, आपके ग्रीक भाषा का। लेकिन अपन इसका विच्छेद करें तो ये दो भाषाओं के मिलकर बना होता है, लैटिन और ग्रीक। तो दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोमोलॉजी है वो कितनी भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, तो दो भाषाएं। दो भाषा कौन सी हैं, एक तो लैटिन है, दूसरी कौन सी, ग्रीक। लेकिन जब जुड़ता है तब आपका कौन सी भाषा का शब्द होगा, आपका ग्रीक भाषा का शब्द। दूसरा आपका थर्ड ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर है। फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, तो आपके जैसे फूलों की अपन खेती करते हैं, उस फूलों की खेती का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है, फ्लोरिकल्चर के अंदर। लेकिन फ्लोरिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये शब्द होता है बेटा जी कौन सी भाषा का, आपकी लैटिन भाषा का ये शब्द होता है। फोर्थ ऑप्शन है आपका पेडोलॉजी। पेडोलॉजी की अपन बात करें तो पेडोलॉजी कौन सी किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपकी जैसे मृदा होती है, मृदा की जैसे उत्पत्ति है, मृदा है उसकी जो क्लासिफिकेशन अपन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, या आपकी जो मृदा होती है उसका जब मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंधन करते हैं, उस प्रबंधन का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंदर करते हैं, अपन पेडोलॉजी के अंदर। और पेडोलॉजी आपकी कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। और पेडोलॉजी जो शब्द है, या अपन कहते हैं कि पेडोलॉजी का जो जनक है वो जनक किसको कहा जाता है, तो आपके वी डोकुचेव है, उस डोकुचेव को अपन क्या कहते हैं, पेडोलॉजी का जनक कहा जाता है। परंतु आपकी फसल और आपकी मृदा प्रबंधन का जो अध्ययन है वो अपन किसके अंदर करते हैं, आपकी एग्रोनॉमी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़े तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, निम्न में से गलत है कौन सा ऑप्शन है, जो आपको इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका हरित क्रांति है, जिसमें किसका, हरित क्रांति में किसका करते हैं अपन, किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से, मतलब आपकी अनाज उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति है वो किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से, मिल्क प्रोडक्शन से, ये भी सही है। नीली क्रांति की अपन बात करें तो नीली क्रांति में झींगा उत्पादन है, तो नीली क्रांति है वो आपका भिन्न ऑप्शन लग रहा है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन और बचा हुआ है, उसकी अपन बात करें तो सुनहरी क्रांति है, उसके अंदर अपन किसका करते हैं, फल उत्पादन का अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका कौन सा, नीली क्रांति। लेकिन नीली क्रांति किससे संबंधित होती है, तो नीली क्रांति के अंदर अपन करते हैं
आपकी जो फिश होती है, जो मछली होती है, उस मछली उत्पादन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। या आपकी जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित होती है, मछली उत्पादन से संबंधित। लेकिन आपकी झींगा उत्पादन की अपन बात करें तो आपकी जो गुलाबी क्रांति होती है, वो गुलाबी क्रांति है वो किसके उत्पादन से संबंधित है, आपके झींगा उत्पादन से। या फिर प्याज उत्पादन से संबंधित भी क्रांति कौन सी मानी जाती है, आपकी आपकी गुलाबी क्रांति। लेकिन आपकी जो नीली क्रांति, इस नीली क्रांति का जो जनक है वो किसको कहते हैं, तो आपकी नीली क्रांति का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, अरुण कृष्णन को कहा जाता है। किसको कहते हैं, अरुण कृष्णन को कहा जाता है। तो आपके ऐसा क्वेश्चन जो उसमें गलत है उसकी अपन बात कर रहे हैं, तो नीली क्रांति है वो तो संबंधित है आपकी मछली उत्पादन से, लेकिन झींगा उत्पादन से संबंधित क्रांति की बात करें तो वो कौन सी, आपकी गुलाबी क्रांति। इसी के बाद अपन बात करें जैसे हरित क्रांति है, अपन ने कहा कि खाद्यान्न उत्पादन है, इसके अपन कहें कि हरित क्रांति के जनक कौन है, विश्व में जनक कौन है, भारत में जनक कौन है, उसकी अपन बात करें तो देखिएगा, आपकी अपन हरित क्रांति की अपन बात करें, किसकी बात करें, हरित क्रांति की अपन डिटेल से थोड़ी सी बात करें तो देखिएगा, आपकी जो हरित क्रांति है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछता है कि हरित क्रांति संबंधित किससे है, तो संबंधित की अपन बात करें तो आपकी किससे है, अनाज उत्पादन से, या फिर अपन कह सकते हैं आपके खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित होती है। आपकी जो हरित क्रांति है, इस हरित क्रांति की शुरुआत की अपन बात करें तो शुरुआत कब हुई थी, तो 1966 और 67 के अंदर क्या हुई थी, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। उसके अपन बात करें कि आपकी जो हरित क्रांति है, ये जो शब्द आप देख रहे हो वो शब्द किसने दिया था, तो ये दिया था डॉक्टर विलियम गॉड ने। किसने दिया था, डॉक्टर जो विलियम गॉड है उस विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। लेकिन कब दिया गया, तो ये दिया गया था 1968 के अंदर। ठीक है, तो हरित क्रांति संबंधित किससे, अनाज उत्पादन से। आपकी जो हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, 1966 और 67। शब्द किसके द्वारा दिया गया था, डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा, 1967-68 के अंदर। आपकी जो हरित क्रांति है, उस हरित क्रांति की अपन बात करें कि आपकी इस हरित क्रांति में कितनी फसलों का उपयोग किया गया था, उसकी अपन चर्चा करें तो देखिएगा, आपकी हरित क्रांति में उपयोग की गई फसल, कौन कौन सी फसलों का उपयोग किया गया था हरित क्रांति में, तो आपकी एक तो आती है गेहूं, एक आता है आपका क्या, चावल, एक आता है आपका कौन सा, मक्का, एक आता है आपका जैसे बाजरा, एक आता है आपका जवार, और एक आती है आपकी रागी। यानी आपको ये जो 6 फसलें देख रहे हो, इन 6 फसलों का उपयोग किया गया था किसके अंदर, आपकी ग्रीन रिवोल्यूशन या आपकी हरित क्रांति में। लेकिन आपकी इन 6 फसलों के अंदर सर्वाधिक उपयोग की गई फसल कौन सी है, तो उनकी भी अपन बात करें तो सर्वाधिक उपयोग की गई जो फसलें हैं उनकी अपन बात करें तो सबसे ज्यादा 2 फसलों का उपयोग किया गया था। 2 फसल कौन सी हैं, एक तो आती है आपकी कौन सी, गेहूं, और एक आता है आपका कौन सा, राइस या चावल। आपकी ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति की अपन बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी फसलों का उपयोग किया गया, तो गेहूं का, और दूसरी कौन सी आपकी, चावल। लेकिन गेहूं की कौन सी वैरायटी थी, कौन सी किस्में थी जिनका उपयोग हरित क्रांति में किया गया, उनकी अपन बात करें तो एक तो आती है आपकी कौन सी, लर्मोराजो, ठीक है, और एक आती है आपकी कौन सी, सोनारा 64 64, और एक आती है आपकी कौन सी, SD 23 29। ये जो किस्म है, इन किस्मों का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया था आपकी हरित क्रांति में। ये जो किस्म है वो किसकी है, आपकी गेहूं की है। लेकिन क्वेश्चन आपका यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि गेहूं की ऐसी कौन सी किस्म है जिसका सबसे ज्यादा उपयोग हरित क्रांति के अंदर किया गया, और उस किस्म का नाम क्या है, आपकी SD 23 29। तो अपन यही लिख देते हैं कि हरित क्रांति के अंदर, हरित क्रांति में सर्वाधिक उपयोग की गई किस्म कौन सी किस्म है, सर्वाधिक उपयोग की गई जो किस्म है उस किस्म का नाम क्या है, आपकी SD 23 29। तो अपन ने कहा कि ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति में सर्वाधिक उपयोग की गई जो फसलें हैं वो तो गेहूं और चावल है। लेकिन गेहूं की कौन सी किस्में हैं, तो लर्मोराजो, सोनारा 64, SD 23 29। लेकिन SD 23 है, इस किस्म का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया था आपकी हरित क्रांति में। अब अपन बात करते हैं कि आपकी जो चावल की जो किस्में हैं वो कौन सी किस्म है जिनका सबसे ज्यादा उपयोग अपन हरित क्रांति के अंदर किया था, तो उनकी अपन बात करें तो आपकी देखिएगा, एक तो आती है आपकी TN फर्स्ट। जो चावल है वो चावल की
प्रथम संकर बोनी किस्म है। क्या है? संकर बोनी किस्म है। ठीक है, आपकी कौन सी किस्म? टीएन फर्स्ट। एक आपकी आती है कौन सी? IR8 जो किस्म है, इस किस्म की अपन बात करें तो IR8 जो किस्म है, इसका जो निर्माण है वो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में हुआ था। लेकिन जब इसका निर्माण किया गया था तो चावल की जो अन्य किस्में थी, उन अन्य किस्मों की अपेक्षा इस किस्म के द्वारा दुगना उत्पादन प्राप्त हुआ। इसलिए इस किस्म को अपन क्या कहते हैं? चावल की जो विश्व है, उस विश्व की चमत्कारी किस्म भी अपन मानते हैं। यानी आपकी चावल की जो मृकल जो वैरायटी है वो कौन सी है? आपकी IR8 किस्म। लेकिन IR8 किस्म के अलावा और ऐसी कौन सी किस्म है जिसको अपन भारत की मृकल या जादुई किस्म के नाम से जानते हैं? उस किस्म का अपन बात करें तो आपकी किस्म है जया। जया का जो निर्माण है वो शास्त्री नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आपकी जो जया किस्म जो चावल की है वो TN फर्स्ट और जो IR8 जो किस्म होती है, इन दोनों ही किस्मों से दुगना उत्पादन प्राप्त हुआ। लेकिन इस आपकी जया है, इसको अपन क्या कहते हैं? आपकी जो भारत है, उस भारत की जादुई व चमत्कारी किस्म से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? भारत की जादुई व चमत्कारी किस्म के नाम से जाना जाता है जया। इसको चमत्कारी या जादुई किस्म क्यों कहते हैं? तो TN फर्स्ट और आपकी IR8 जो किस्म है, इस किस्म से दुगना उत्पादन देने वाली किस्म है आपकी जया। इसलिए इसका निर्माण भारत के अंदर किया किसने था? तो शास्त्री नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। इसलिए इसको अपन भारत की जादुई या आपकी अपन क्या कहते हैं? चमत्कारी किस्म के नाम से जाना जाता है। आपकी जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, मैंने कब कहा कि आपकी जो हरित क्रांति है उसकी शुरुआत हुई थी 1966 और 67 के अंदर। उस समय अपन कहें कि भारत का जो कृषि मंत्री है वो कौन था? तो अपन ये कहें कि उस समय की बात करें तो भारत का जो कृषि मंत्री है हरित क्रांति के समय, हरित क्रांति के समय भारत का जो कृषि मंत्री है वो मंत्री कौन था? तो वो था बेटा जी सी सुब्रमण्यम। कौन था? सी सुब्रमण्यम था। और आज अपन बात करें तो आपका जो भारत का हरित क्रांति जब 1966 और 67 में स्टार्ट हुई थी, उस समय की अपन बात करें तो आपके भारत का कृषि मंत्री कौन था? सी सुब्रमण्यम। इस हरित क्रांति के अंदर दो व्यक्तियों का सबसे ज्यादा योगदान रहा। अब दो व्यक्ति कौन थे? उन व्यक्तियों की अपन बात करें तो एक का तो नाम था डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। अब डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को अपन क्या कहते हैं? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को अपन कहते हैं, इसको एक तो अपन कहते हैं विश्व हरित क्रांति का जनक। किसका जनक कहा जाता है? विश्व हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं। सबसे पहले पूरे वर्ल्ड के अंदर बोनी वैरायटी या बोनी किस्मों का जो निर्माण किया था वो किसने किया था? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने किया था। इसलिए बोनी किस्मों का जो जनक है वो भी अपन किसको कहते हैं? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। तो अपन यही लिख दें कि आपकी जैसे बोनी जो किस्में होती हैं, उन बोनी किस्मों का जो जनक है वो अपन किसको कहते हैं? आपके डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को। तो बोनी किस्मों का जो जनक है वो जनक भी किसको कहा जाता है? आपके डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। लेकिन एक वैज्ञानिक और था जिसका नाम है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। क्या नाम है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को अपन क्या कहते हैं? तो इसको अपन कहते हैं भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारतीय हरित क्रांति का जो जनक है वो जनक अपन कहते हैं किसको? आपके डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। लेकिन इसके अलावा अपन और भी क्या कहते हैं? तो आपके डॉक्टर स्वामीनाथन को सतत हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सतत हरित क्रांति है, उस क्रांति का क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा आपकी जो सदाबहार जो क्रांति है, उस सदाबहार क्रांति का जो जनक है वो जनक भी अपन किसको कहते हैं? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। तो आपकी जो हरित क्रांति की अपन बात कर रहे थे तो मैंने आपको कहा कि हरित क्रांति है उस वो संबंधित रिलेटेड किससे हैं? तो आपके अनाज उत्पादन से या सीरियल प्रोडक्शन से। लेकिन आपकी जो हरित क्रांति उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपकी जो
हरित क्रांति है उसकी शुरुआत हुई थी 1966 और 67। लेकिन ये हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो डॉक्टर विलियम गोल्ड के द्वारा दिया गया था। आपकी इस हरित क्रांति में कौन सी फसलों का उपयोग किया? तो 6 फसलों को इसमें शामिल किया गया था। आपकी गेहूं है, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा और रागी। लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग की गई जो किस्में हैं वो कौन सी हैं? तो गेहूं है और दूसरी कौन सी? चावल। गेहूं की कौन सी किस्म? लर्मोराजो, सोनारा 64, एसडी 2329। लेकिन गेहूं की ऐसी कौन सी किस्म है जिसका सबसे ज्यादा उपयोग है वो आपकी हरित क्रांति में किया गया? तो आपकी एसडी 2329 है, इसका सबसे ज्यादा यूज है वो आपकी हरित क्रांति के अंदर किया गया। लेकिन चावल की ऐसी कौन सी वैरायटी है उनकी अपन बात करें तो चावल की वैरायटियों की अपन बात करें तो एक तो टीएन फर्स्ट है। तो आपकी टीएन जो फर्स्ट है उस किस्म की अपन बात करें तो ये क्या है? चावल की प्रथम संकर किस्म मानी जाती है। क्या मानी जाती है? चावल की प्रथम संकर किस्म मानी जाती है। इसके अलावा अपन बात करें IR8, IR8 को अपन विश्व की चमत्कारी किस्म कहते हैं और भारत की चमत्कारी व जादुई किस्म के नाम से किसको जाना जाता है? आपकी जया को। मैंने कहा कि भारत आपकी जो हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी 1966-67 में, उस समय हरित क्रांति के समय भारत का कृषि मंत्री कौन था? तो सी सुब्रमण्यम था। इस हरित क्रांति का अपन कहें कि भारत में सर्वाधिक प्रभाव कहां देखा गया? तो भारत में हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो प्रभाव आपके भारत के कौन से राज्यों में देखा गया था? तो प्रभाव की अपन बात करें तो आपके भारत के अंदर देखा गया था आपके हरियाणा के अंदर और आपके कहा जो पंजाब है उसके अंदर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन जब अनाज की कमी थी भारत के अंदर उस समय आपकी गेहूं और चावल की सर्वाधिक जो खेती है, सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली खेती है आपकी जो वो कहाँ उगाई गई थी? हरियाणा और पंजाब में। इसलिए कहा जाता है, क्वेश्चन बार बार पूछते भी हैं कि हरित क्रांति का सर्वाधिक जो प्रभाव वो भारत के कौन से राज्यों में? हरियाणा और पंजाब में। आपकी हरित क्रांति में दो व्यक्तियों का सबसे ज्यादा योगदान है, एक तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग और दूसरा है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर ई नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति का जनक और बोनी किस्मों का जो जनक है वो किसको अपन कहते हैं? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक है वो अपन किसको कहते हैं? MS स्वामीनाथन। इसके अलावा सतत हरित क्रांति और आपकी सदाबहार क्रांति है उसका भी जनक अपन किसको मानते हैं? आपके डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसके अलावा अपन बात कर रहे थे, अपना क्वेश्चन था कि इनमें से गलत है, तो हरित क्रांति की अपन बात की। दूसरी क्रांति श्वेत क्रांति, इसकी अपन चर्चा करें तो श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड होती है या उसकी अपन बात करें तो देखिएगा, श्वेत क्रांति की मैं बात करूं, किसकी बात करें? श्वेत क्रांति की अपन बात करें तो देखो, श्वेत क्रांति, आपकी जो श्वेत क्रांति है सबसे पहले क्वेश्चन तो ये पूछ लेते हैं कि रिलेटेड या संबंधित किससे हैं? तो श्वेत क्रांति तो आपके किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। आपकी श्वेत क्रांति की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत कब मानी जाती है? तो शुरुआत हुई थी इसकी 1970 के अंदर हुई थी। अब बात यह आती है कि श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई कैसे, उसको भी अपन को पता होना चाहिए। तो उसका अपन पता करें तो देखिएगा, भारत के अंदर सबसे पहले एक संस्थान है या बोर्ड है जिसको अपन कहते हैं NDDB। NDDB का मतलब हो गया, पूरा नाम क्या होता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। आपका जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट जो बोर्ड है वो कहां स्थित है? वो स्थित है बेटा जी आनंद, गुजरात में स्थित है। और इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? 1965 में हुई थी। यानी एक संस्थान है, एक बोर्ड है आपका जिसका नाम है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कहां पर स्थित है? आनंद, गुजरात में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। इसका जो प्रथम अध्यक्ष है वो प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो प्रथम अध्यक्ष की अपन बात करें तो वो बनाया गया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। किसको बनाया गया था? डॉक्टर वर्गीस से कुरियन को बनाया गया था। ठीक है, लेकिन इसकी एक महिला अध्यक्ष भी बनी थी, तो वो भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो उसकी भी अपन बात करें तो प्रथम महिला अध्यक्ष है वो कौन थी NDDB की? तो उसका नाम होता है बेटा जी अमृता पटेल। तो आपके NDDB का प्रथम अध्यक्ष तो किसको बनाया गया? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। और आपकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अमृता पटेल थी।
अब क्या किया, जब 1965 के अंदर एनडीडीबी की स्थापना हुई थी, तो आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने उस समय अपन देखें तो जैसे अनाज की कमी थी भारत के अंदर पहले, वैसे ही दूध उत्पादन की भी कमी थी। अपन ये कहते हैं कि जैसे आपका आईसीएमआर है, आईसीएमआर का मतलब क्या होता है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, उसके अनुसार अपन देखें तो एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने दूध की आवश्यकता होती है, 280 ग्राम दूध की आवश्यकता होती है। तो उस समय प्रति व्यक्ति उपलब्धता इतनी थी नहीं। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने क्या किया, भारत का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे पहले उसने किसकी स्थापना की, भारतीय डेयरी निगम की। किसकी स्थापना की, भारतीय डेयरी निगम। और भारतीय डेयरी निगम है वो भी कहाँ है आपका, आनंद गुजरात के अंदर ही स्थित है। लेकिन आपकी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसकी अपन बात करें तो स्थापना हुई थी बेटा जी कब, 13 जनवरी 1970 को हुई थी। कब हुई थी, 13 जनवरी 1970। यानी भारतीय डेयरी निगम की जब स्थापना 1970 में हुई थी, उसी समय भारत के अंदर कौन सी क्रांति है उसका सूत्रपात या शुरुआत हो चुकी थी, तो श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। लेकिन उसी समय डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने क्या किया, भारत का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया, और उस प्रोग्राम का नाम क्या रखा, तो अपन यही बात करते हैं कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु चलाया गया जो प्रोग्राम है उसका नाम क्या है। तो चलाया गया जो प्रोग्राम या जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का नाम क्या रखा, ऑपरेशन फ्लड रखा। क्या रखा, ऑपरेशन फ्लड रखा। आपका जो ऑपरेशन जो फ्लड है, ये दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए यानी सफलतम रहा। और ये आपका ऑपरेशन जो फ्लड है वो कितने चरणों के अंदर चला, उसकी भी अपन बात करते हैं। तो ऑपरेशन जो फ्लड है वो आपका चला था कितने चरणों में, 3 चरणों में चला। कितने चरणों में चला, 3 चरणों के अंदर चला। आपके ऑपरेशन फ्लड की अपन और बात करें तो ऑपरेशन फ्लड का जो प्रथम जो चरण है उसकी शुरुआत कब हुई, तो ऑपरेशन जो फ्लड है उसका जो प्रथम जो चरण है वो चरण कब स्टार्ट हुआ, तो उसकी अपन बात करें तो वो स्टार्ट हुआ था 1970 को, और ये खत्म कब हुआ था, 1978 में हुआ था। लेकिन उसी समय जब ये 1978 में खत्म हुआ था, इसी की कमियों को और सुधारने के लिए आपका ऑपरेशन फ्लड का कौन सा चरण चला दिया था, यानी सेकंड या दूसरा चरण चला दिया। तो ऑपरेशन फ्लड का जो दूसरा जो चरण है वो दूसरा चरण कब स्टार्ट हुआ, तो वो स्टार्ट हुआ था बेटा जी 1 जुलाई 1978 से लेकर आपके 1985 तक चला। अब उसके बाद में प्रथम और दूसरे चरण में जो भी कमियां रह गई थी उनको पूरा करने के लिए एक चरण और चलाया, और जिसका नाम रखा क्या, ऑपरेशन फ्लड का कौन सा चरण, तीसरा चरण। और ये जो तीसरा जो चरण है वो चरण कब स्टार्ट हुआ, 1985 में, और खत्म कब हुआ था, 1996 में ये खत्म में हुआ था। यानी आपका जो ऑपरेशन फ्लड है, जो आपके भारत का दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, ये ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में चला, 3 चरणों के अंदर। और ये 3 चरणों के अंदर चला, तो इसका प्रथम चरण कब चला, तो प्रथम चरण चला था 1970 से आपके कब, 1970 से 1978 तक चला था। आपका 1978 से चला, उसके बाद में आपके ऑपरेशन फ्लड का दूसरा चरण चलाया, वो चलाया 1978 से लेकर 1985 तक। आपका तीसरा चरण चला था 85 से 96 तक, और 96 के अंदर ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण क्या हो गया था, खत्म रह गया था। यह भारत के जो दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए सफलतम प्रोग्राम माना जाता है। इसी कारण अपन कह सकते हैं कि वर्तमान के अंदर पूरे विश्व के अंदर दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान आता है, पहला स्थान। और भारत में दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान किसका, उत्तर प्रदेश का, और दूसरा स्थान किसका आता है, आपके राजस्थान का। इसीलिए श्वेत क्रांति है, उस श्वेत क्रांति का जो जनक है वो जनक अपन किसको कहते हैं, तो आपके श्वेत क्रांति का जो जनक है वो अपन कहते हैं किसको, वर्गीस कुरियन को कहा जाता है।
किसको कहते हैं? आपके जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, उन डॉक्टर वर्गीस कुरियन को अपन कहते हैं क्या? श्वेत क्रांति का जनक। तो सबसे पहले अपन कह रहे थे श्वेत क्रांति है वो रिलेटेड या संबंधित किससे है? तो मैंने कहा कि ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। शुरुआत की बात करें तो 1970 में, और इसका जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। आप मैंने कहा कि 1970 में हुई कैसे इसकी स्थापना? तो मैंने कहा कि भारत में एक बोर्ड की स्थापना हुई जिसका नाम रखा एनडीडीबी, और जिसका पूरा नाम क्या था? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कहां स्थित है? आपके आनंद, गुजरात में। और स्थापना कब हुई थी? 1965। उसका प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बनाया, और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अमृता पटेल। और उसके बाद में भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई 13 जनवरी 1970 में। कहां? आनंद, गुजरात के अंदर। और भारत का जो सफलतम दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया था, और उसका नाम रखा ऑपरेशन फ्लड, जो कितने चरणों में चला? 3 चरणों में। पहला चरण चला 1970 से 1978, और दूसरा चरण चला 1 जुलाई 1978 से 85, और जो तीसरा चरण है वो 1985 से 1996 के अंदर क्या हुआ था? खत्म हुआ था। आगे अपन देखें कि आपने हरित क्रांति की भी बात की, श्वेत क्रांति की बात की। सुनहरी क्रांति है वो किससे संबंधित है? आपके फल उत्पादन से संबंधित होती है। लेकिन इनमें से अपन ने ये देखा कि गलत कौन सा है, तो आपका नीली क्रांति है, वो तो है रिलेटेड किससे? मछली उत्पादन से। लेकिन झींगा उत्पादन और प्याज उत्पादन का है, उससे संबंधित क्रांति कौन सी है? तो उससे संबंधित आपकी कौन सी? गुलाबी क्रांति। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा क्या? कि निम्न में से गौण पोषक तत्व कौन से? निम्न में से गौण पोषक तत्व कौन से हैं? तो गौण पोषक तत्व की अपन बात करें तो है कौन से? तो एक तो आता है CHO, सेकंड है आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, एक आता है आपका NPK, और एक आता है आपका आयरन, मैग्नीज, और आपका कौन सा? क्लोरीन। उसकी अपन बात करें तो आयरन, मैग्नीज और क्लोरीन है, उनकी अपन चर्चा करें तो देखिएगा आपके जैसे पोषक तत्व होते हैं, क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के होते कौन से? तो एक तो होते हैं बेटा जी कौन से? वृहद पोषक तत्व, जिनको अपन इंग्लिश में मैक्रोन्यूट्रिएंट भी कहते हैं। और दूसरे होते हैं कौन से? आपके सूक्ष्म पोषक तत्व। और आपके जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी अपन बात करें तो इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। अब वृहद पोषक तत्व किसको कहते हैं? ऐसे तत्व है जिनकी आवश्यकता पादप को क्या होती है? 1 ppm से अधिक होती है, उनको अपन कहते हैं क्या? वृहद पोषक तत्व। लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व किसको कहते हैं? जिनकी आवश्यकता पादप को क्या होगी? 1 ppm से कम होगी, उनको अपन माइक्रोन्यूट्रिएंट या सूक्ष्म, या इनको ट्रेस पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। आपकी जो वृहद पोषक तत्व हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के कौन से? एक तो होते हैं आपके कौन से? प्राथमिक पोषक तत्व, ठीक है। और दूसरे होते हैं आपके कौन से? द्वितीयक पोषक तत्व। और इन्हीं द्वितीयक पोषक तत्वों को अपन क्या कहते हैं? गौण पोषक तत्व के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? गौण पोषक तत्व के नाम से। लेकिन आपके जो ये प्राथमिक जो पोषक तत्व हैं इनको अपन 2 भागों के अंदर बांटेंगे। कितने भागों के अंदर? 2 भागों के अंदर बांटते हैं। तो 2 भागों के अंदर बांटें तो देखिएगा आपके जो वृहद जो पोषक प्राथमिक जो पोषक तत्व हैं ये 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होते हैं कौन से? संरचनात्मक। कौन से होते हैं? संरचनात्मक पोषक तत्व। संरचनात्मक पोषक तत्व कौन से हैं? एक तो कार्बन, एक होता है हाइड्रोजन, और एक होता है कौन सा? आपका ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संरचनात्मक पोषक तत्व क्यों कहा जाता है? कि जो पौधे की जो स्ट्रक्चर या जो उसकी संरचना का जो ढांचा है वो कौन से पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है? इन्हीं 3 पोषक तत्वों से बना होता है। इसलिए अपन इनको क्या कहते हैं? संरचनात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। ये 3 ऐसे तत्व होते हैं जो न तो खाद के द्वारा प्राप्त होते हैं न उर्वरक के द्वारा। ये जो तत्व होते हैं वो किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? वायु और जल से प्राप्त होते हैं। और इनके अंदर पौधों के अंदर इनकी सांद्रता की अपन बात करें तो 90 से 95% सांद्रता है वो आपके कौन से पोषक तत्व की होती है? आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व की होती है। द्वितीय क्या गौण पोषक तत्व की बात करें तो वो कौन से हैं? तो वो है आपके कैल्शियम, एक आता है मैग्नीशियम, और एक आता है आपका कौन सा? सल्फर। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को अपन क्या कहते हैं? द्वितीय पोषक तत्व है। उससे पहले अपन बात करें कि आपके जो
प्राथमिक जो पोषक तत्व मैंने कहा दो प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक, और दूसरा होता है बेटा जी कौन सा, आपका जो क्रांतिक जो पोषक तत्व हैं वो क्रांतिक पोषक तत्व है। लेकिन क्रांतिक जो पोषक तत्व हैं वो होते कौन से हैं, तो क्रांतिक जो पोषक तत्व हैं वो है आपका नाइट्रोजन, एक आपका फास्फोरस और एक आपका कौन सा होता है, पोटास। यानी प्राथमिक पोषक तत्वों को दो भागों में डिवाइड किया अपन ने, संरचनात्मक और एक आपके क्रांतिक। संरचनात्मक जो पौधे की संरचना का निर्माण करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्रांतिक पोषक तत्व जो है आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपके कौन से, पोटास। लेकिन द्वितीयक या गौण पोषक तत्व की बात करें तो वो कौन से हैं, कैल्शियम है और एक तत्व आपका मैग्नीशियम और एक आता आपका सल्फर। इनको अपन गौण पोषक तत्व के नाम से भी इनको क्या है अपन जानते हैं। लेकिन बात आती है कि वृहद पोषक तत्व हैं, अपन कहते हैं कि किसी भी पादप को अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। उन 17 पोषक तत्व में वृहद पोषक तत्व की टोटल संख्या कितनी है, 9। लेकिन बच गए वो कौन से हैं आपके सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो उनकी संख्या कितनी होती है बेटा जी, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। तो उनकी भी अपन बात करें तो देखिएगा, आपके जो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं उनकी अपन चर्चा करें तो इनको अपन एक ट्रिक के अनुसार अपन याद करेंगे। किसके अनुसार, ट्रिक। ट्रिक क्या है, तो देखो कि फिर कल मैंने भी जाना मोनीस क्यों नहीं अच्छा। ये आपकी क्या है, आपके माइक्रोन्यूट्रेंट को याद करने की क्या है, एक ट्रिक है। अब माइक्रोन्यूट्रेंट को अपन लिखें कि क्या है, तो फिर में तो लिखते हैं अपन आयरन, कल में क्या लिखेंगे Cl क्लोरीन, मैंने में क्या लिखेंगे Mn मैग्नीज, बी में क्या लिख लेंगे बोरोन, जाना में क्या लिखेंगे जिंक, मोनिस में क्या लिख लेंगे मोलिब्डेनम, क्यू में क्या लिखेंगे कॉपर, नहीं में क्या लिखेंगे निकल, और अच्छा का मतलब क्या हो गया, इसको अपन एक ट्रिक बनाने के लिए इस शब्द का यूज किया है। तो आपकी आप इनको काउंट करोगे तो टोटल संख्या कितनी है इनकी, 8 है। तो 8 सूक्ष्म पोषक तत्व, तो या तो आप इनको याद करो आयरन, क्लोरीन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर, निकल, या फिर कल मैंने भी जाना मोनिस क्यों नहीं अच्छा, फिर में निकला फेरस, कल में क्लोरीन, मैंने में मैग्नीज, बी में बोरोन, जाना में जिंक, मोनिस में मोलिब्डेनम, क्यू में कॉपर, नहीं में कौन सा आपका निकल है। ये आपके पादप को अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए 17 पोषक तत्व की क्या होती है, आवश्यकता होती है। लेकिन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि आपके को गौण पोषक तत्व हैं, वो गौण पोषक तत्व हैं कौन से, उनकी अपन बात कर रहे थे। तो गौण पोषक तत्व किसको अपन कहते हैं, तो आपके जो द्वितीयक या जो आपके जो गौण पोषक तत्व होते हैं इनको अपन कहते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो अपना आंसर कौन सा होगा इसमें, सेकंड होगा। लेकिन आपके जो CHO जो 3 तत्व आपको दिख रहे हैं, इन CHO को अपन क्या कहते हैं, तो आपका जो CHO होते हैं इनको अपन कहते हैं क्या, संरचनात्मक। संरचनात्मक पोषक तत्व का मतलब हो गया कि आपके पौधे की जो बुनियादी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस कौन से तत्वों से मिलकर बनी होती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बनी होती है। ये 3 तत्व ऐसे हैं जो किसी खाद और किसी भी उर्वरक के द्वारा प्राप्त नहीं होते, ये आपके पौधों को वायु और जल से प्राप्त होते हैं। आपके जो NPK इनको अपन कहते हैं क्या, क्रांतिक पोषक तत्व के नाम से जाना जाता है। और आपके जो आयरन, मैग्नीज और कॉपर हैं ये आपके क्या होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व की टोटल संख्या कितनी होती है बेटा जी, 8 होते हैं। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो उसमें अपन देखें तो आपकी जो प्रयास परिवार है वो आपके जैसे जो भी बच्चे जेईटी और जो सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी जेईटी सीयूईटी 2026 में आप एग्जाम के लिए बैठोगे, तो आपकी इस तैयारी को प्रयास परिवार आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए आपके लिए लेके आया है टारगेट जो टेस्ट सीरीज जो 2025-2026 को रहेगी। आपकी इस टारगेट जो टेस्ट सीरीज है उसमें क्या रहेगा भिन्न, क्या आपकी तैयारी है, तो इसके तैयारी को आपको मजबूत करने के लिए इस टारगेट टेस्ट सीरीज में क्या है, तो आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो बेटा जी क्या रहेगी, सिलेबस आधारित रहेगी। सिलेबस का मतलब जो भी आपका जेईटी का सिलेबस है, जो भी आपका सीयूईटी का सिलेबस है, उसके आधार पर ये टेस्ट सीरीज आपकी लगेंगी। जो भी टेस्ट होंगे उसके अंदर आपकी जो टास्क बुकलेट सहित रहेगी। टास्क बुकलेट का मतलब क्या रहा कि आपका जो टेस्ट आप रहोगे,
टेस्ट में जो भी सिलेबस आपका रहेगा उस सिलेबस की एक आपको क्या मिलेगी, टास्क बुक मिलेगी। तो टास्क बुक आधारित क्या रहेगी आपकी ये टेस्ट सीरीज रहेगी। जब तक आपके एग्जाम है उस एग्जाम तक ये टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। उसके बाद अपन बात करें तो टेस्ट का इसका आयोजन ये कब से स्टार्ट होगी, तो टेस्ट का आयोजन होगा कब, हर महीने के दूसरे और तीसरे जो अंतिम जो रविवार है उस संडे को रहने वाली है टेस्ट। यानी आपका जो जेईटी और सीयूटी की जो टारगेट जो टेस्ट सीरीज है उसका जो टेस्ट आपको लगेगा वो कब लगेगा, तो महीने का जो दूसरा संडे आता है उसको, और एक जो अंतिम जो संडे आता है उस संडे को आपका क्या होगा ये टेस्ट लगेगा। यानी मंथ के सेकंड और जो लास्ट जो संडे आता है उसको ये आपका क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा। आपका इस टेस्ट सीरीज में क्या भिन्न रहा है, यानी इस टेस्ट सीरीज का जो फर्स्ट जो टेस्ट रहेगा, जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे करवाने के बाद आपका ये जो फर्स्ट जो टेस्ट रहेगा वो आपके लिए क्या रखा गया है, यानी बिल्कुल, और ये होगा कब, पहला टेस्ट वो 5 अक्टूबर 2025 को रहने वाला है। लेकिन फर्स्ट जो टेस्ट है वो आपके लिए क्या रखा गया है, निःशुल्क रखा गया है। और इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो 30 सितंबर 2025 तक आपके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। और इसके बारे में आपको अधिक और जानकारी चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर है उनके ऊपर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे जेईटी और सीयूटी जो आपकी राजस्थान की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना रखते हैं या इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना रखते हैं, तो आपकी इस तैयारी को मजबूत करने के लिए आपका प्रयास परिवार है वो आपके सपनों को एक नई दिशा देने के लिए जो टारगेट टेस्ट सीरीज ये जारी कर रहा है। ये जो टेस्ट सीरीज रहेगी आपके ऐसा नहीं है कि हमारे सीकर सेंटर में रहेगी या जयपुर सेंटर में रहेगी, राजस्थान के जो 33 सेंटर हमने बनाए हैं उन 33 सेंटरों के अंदर ये आपकी टेस्ट रहेगी। आप किस जिले से बिलोंग करते हैं आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर जो हेल्पलाइन है उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए और उसके बारे में आप उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन करवा के आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। आगे अपन क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो देखिएगा कि पौधे की जो पुरानी पत्तियां हैं उन पौधे की कौन सी पत्तियों में पूछ रहा है, पौधे की जो पुरानी पत्तियां हैं उन पत्तियों में कौन सा रोग पूछ रहा है, क्लोरोसिस जो रोग होता है वो किस तत्व की कमी से होता है, नाइट्रोजन, आयरन, सल्फर और मैग्नीशियम। तो इस क्लोरोसिस की अपन बात करते हैं तो देखिएगा बेटा, आपकी जैसे पत्तियां होती है, ये मानो आपकी पौधे की जैसे ये पत्तियां हैं, ठीक, और इन पत्तियों के अंदर क्या रहती हैं, सिराएं रहती हैं। इस प्रकार से आपकी जो पौधे की पत्तियां हैं वो क्या रहती हैं, सिराएं रहती हैं। इस प्रकार से आपकी पत्ती की स्ट्रक्चर बनी होती है और पूरी पत्ती क्या रहती है, ग्रीन रहती है। लेकिन आपको ये पूछा है कि पुरानी पत्तियों के अंदर कौन सा क्लोरोसिस रोग पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है, क्लोरोसिस। और क्लोरोसिस को अपन हरित महीनता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हरित महीनता रोग भी कहते हैं। अब ये क्लोरोसिस या हरित महीनता होता क्या है उसकी बात अपन करेंगे। यानी आपकी जैसे पौधे हैं अगर उस पौधे में क्लोरोसिस या हरित महीनता की स्थिति आ जाती है तो आपकी ये जो पूरी पूरी पत्ती होती है वो पूरी की पूरी पत्ती क्या हो जाती है बेटा जी, पीली हो जाती है। पूरी की पूरी जो पत्ती होती है वो क्या हो जाती है बेटा जी, पीली हो जाती है। ठीक, यानी अपन ये कह सकते हैं कि आपकी जो पत्ती होती है यानी पत्ती का पूर्ण रूप से क्या होना, पीला होना ही क्या कहलाता है, क्लोरोसिस या हरित महीनता कहलाता है। यानी ये स्थिति है वो पौधे की, अगर स्थिति आपकी पौधे की पुरानी पत्तियों में दिखाई दे रही है, कौन सी पत्तियों में, पुरानी पत्तियों में दिखाई दे रही है, तो कमी किसकी है बेटा जी, नाइट्रोजन की कमी। लेकिन यही स्थिति पौधे की कौन सी पत्तियों में दिखाई दे रही है, नई व ऊपरी पत्तियों में दिखाई दे रही है। तो नई व ऊपरी पत्तियों के अंदर अगर क्लोरोसिस या पत्ती पूरी की पूरी पीली होती है तो ये कमी किसकी हो जाती है, सल्फर और कॉपर की। तो कहने का मतलब क्या है कि पौधे की जो पुरानी जो पत्तियां हैं उन पुरानी पत्तियों में जो क्लोरोसिस, क्लोरोसिस का मतलब पत्ती का पूर्ण रूप से क्या होना, पीला होना। अगर ऐसी स्थिति आपको पौधे की पुरानी पत्तियों में दिखाई दे रही है तो किसकी कमी होगी, नाइट्रोजन की। अगर ये स्थिति आपकी पौधे की नई और ऊपरी पत्तियों में दिखाई दे रही है तो किसकी कमी होगी, आपकी सल्फर और कॉपर की कमी। इसी का एक मिलता जुलता रूप और अपन देखेंगे तो देखिएगा, आपकी जैसे ये पत्ती है, क्या है, पत्ती, और पत्ती के अंदर क्या है आपकी ये सिराएं, क्या है आपकी सिराएं। इस प्रकार से आपकी पत्ती की संरचना बनी होती। अब देखो आपकी जैसे पत्ती है,
पत्ती की जो सिराएं हैं, ये सिरा तो क्या रहती है बेटा जी, हरी रहती है। सिरा है, ये सिरा तो क्या रहेगी, हरी। लेकिन सिराओं का ये जो मध्य जो भाग होता है, ये मध्य भाग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। क्या हो जाता है, पीला। और इस प्रकार की स्थिति को अपन क्या कहते हैं, तो इसको अपन कहते हैं बेटा जी मध्य सिरा क्लोरोसिस, या अपन कहते हैं हरित महीनता रोग। तो दो प्रकार का, पत्तियों के अंदर दो प्रकार का पीलापन दिखाई देता है। एक तो आपकी की पूरी पत्ती क्या हो जाएगी, पीली, उसको अपन क्लोरोसिस। लेकिन एक स्थिति ऐसी होगी जिसमें सिराएं तो आपकी क्या रहेंगी, हरी, लेकिन सिराओं का ये जो मध्य भाग आपको दिख रहा है, ये मध्य भाग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। मध्य भाग क्या हो जाता है, ये पीला हो जाता है। और इस प्रकार की स्थिति को अपन कहते हैं क्या, मध्य सिरा क्लोरोसिस अपन कहते हैं। इसकी अपन बात करें तो सर ये पुरानी पत्तियों में किसके कारण, नई पत्तियों में किसके कारण होगा, तो उसकी अपन बात करें तो अगर ये रोग आपको पुरानी पत्तियों में दिखाई दे रहा है, किसमें दिखाई दे रहा है, पुरानी पत्तियों में दिखाई दे रहा है, तो कमी किसकी होगी बेटा जी, आपकी मैग्नीशियम की कमी। किसकी कमी होगी, मैग्नीशियम की कमी। अगर यही स्थिति आपको नई और ऊपरी पत्तियों में दिखाई देती है, तो आपकी कौन से तत्वों की कमी से, तो एक तो होता है आपका आयरन और दूसरा कौन सा होता है, मैग्नीज की कमी के कारण दिखाई देती है। तो पौधों में पीलेपन की अपन बात करें तो दो तरीके का पीलापन होता है। एक तो होता है पत्ती का पूर्ण रूप से क्या होना, पीला होना, और एक होता है क्या, पत्ती की सिराएं तो हरी रहेंगी लेकिन सिराओं का मध्य भाग क्या होता है, पीला हो जाता है। उसको अपन कहते हैं मध्य सिरा क्लोरोसिस या मध्य सिरा हरितमहीनता, जो आपकी पुरानी पत्तियों में किसकी कमी से होगा, मैग्नीशियम, लेकिन नई व ऊपरी पत्तियों में किससे होता है, आयरन और मैग्नीज की कमी से। नेक्स्ट होता है पत्ती का पूर्ण रूप से पीला होना, उसको अपन कहते हैं क्लोरोसिस या हरितमहीनता। लेकिन ये रोग होता किसके द्वारा है, पुरानी पत्तियों में होगा नाइट्रोजन, और आपकी नई व ऊपरी पत्तियों में किसके कारण होगा, आपके सल्फर और कॉपर की कमी के कारण होता है। तो क्वेश्चन यही था कि आपकी पौधे की जो पुरानी पत्तियां हैं, उन पुरानी पत्तियों में क्लोरोसिस, क्लोरोसिस का मतलब क्या हो गया, पत्ती का पूर्ण रूप से पीला होना। किसका, पत्ती का पूर्ण रूप से क्या होना, पीला होना। अब ये पीला होने की अपन बात करें तो ये पूछ रहा है कि कौन सी पत्तियां, पुरानी पत्तियां, तो पुरानी पत्तियों में किसकी कमी से होता है बेटा जी, नाइट्रोजन की कमी से होता है। ये पूछता कि नई पत्तियों में, तो आपका सल्फर इसमें आंसर आता। अगर ये पूछता कि मध्य सिरा क्लोरोसिस, तो आयरन और मैग्नीज दोनों होते, लेकिन इसने क्वेश्चन क्या पूछा, क्लोरोसिस, वो भी पुरानी पत्तियों में, तो आंसर आएगा आपका कौन सा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि पौधे के शीर्ष भाग पर किस तत्व की कमी के लक्षण है, वो दिखाई देते हैं। पौधे के शीर्ष भाग पर एनपीके, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोन जिंक, और आपका आयरन मैग्नीज और सल्फर, इसकी अपन बात करें तो देखिएगा, ये आपका कोई एक पौधा है, क्या है, ये आपका क्या है, एक कोई पौधा है, और ये पौधे की क्या है, आपकी पत्तियां हैं। ये क्या है, आपके पौधे की पत्तियां। चलिए, ये अपन एक पौधा बना लिया। अब आपने देखा होगा पौधे की जो नीचे वाली जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, पुरानी होती हैं। तो अपन इन पत्तियों को नाम देते हैं क्या, पुरानी व निचली पत्तियां। चलिए, नाम दे दिया। इससे ऊपर होती हैं उनको अपन नाम देते हैं क्या, नई व ऊपरी पत्तियां। ठीक, और इनसे ऊपर जो भाग होगा वो पौधे का कौन सा भाग होगा, वो होगा आपके पौधे का शीर्ष भाग। कौन सा भाग होगा, शीर्ष भाग। अब पौधे के अंदर अपन पोषक तत्व की कमी के लक्षणों की अपन बात करें, कौन से तत्व की कमी के लक्षण कहां दिखाई देते हैं, उनकी अपन बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, आपका नाइट्रोजन, आपका फास्फोरस, आपका पोटास, आपका मैग्नीशियम, और आपका कौन सा, मोलिब्डेनम। इन पांच तत्व की कमी के जो सिम्टम या जो लक्षण होते हैं, वो पौधे की कौन सी पत्तियों में दिखाई देते हैं, पुरानी व निचली पत्तियों के अंदर दिखाई देते हैं। उसके बाद अपन कौन सी पत्तियां आती है, नई व ऊपरी पत्तियां। उन पत्तियों के अंदर देखें तो आता है आपका सल्फर, आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, कॉपर, और एक आपका आता है कौन सा, निकल। यानी आपके सल्फर, आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, कॉपर और निकल,
इन तत्व की कमी के लक्षण हैं वो लक्षण आपको पौधे की नई और ऊपरी पत्तियों के अंदर दिखाई देते हैं। लेकिन आपका जो पौधे का जो शीर्ष भाग होता है और शीर्ष भाग के अंदर कौन से तत्व की कमी, एक तो आपका कैल्शियम और दूसरा कौन सा होता है, बोरोन तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी के लक्षण नई पत्तियों में दिखाई देते हैं और पुरानी, दोनों पत्तियों के अंदर इसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि दोनों पत्तियों में किसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो उस तत्व का नाम क्या होता है, जिंक होता है। तो अपन ने क्या कहा कि पौधे की पुरानी और निचली पत्तियों में तो कौन से तत्व की कमी, आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की। लेकिन नई व ऊपरी पत्तियों में किसके, आपके सल्फर, आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, कॉपर और निकल। लेकिन पौधे का जो शीर्ष भाग होता है वहां किस तत्व की कमी, तो कैल्शियम और बोरोन की। लेकिन इन दोनों नई और पुरानी दोनों पत्तियों में किसकी कमी के लक्षण, तो आपकी जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था कि आपके पौधे के जो शीर्ष भाग होता है उस शीर्ष भाग में कौन से तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो अपन ने कहा कि दो तत्व हैं, दो तत्व कौन सा, एक तो होता है कैल्शियम और दूसरा कौन सा होता है, बोरोन। जब आपके पादप के अंदर इस कैल्शियम की कमी होती है तो कैल्शियम की कमी के कारण ये जो पौधे का जो शीर्ष भाग है वो शीर्ष भाग क्या होता है, एक हुकनुमा संरचना में, किस नुमा, हुकनुमा जो संरचना है उस संरचना के अंदर क्या हो जाता है बेटा जी, चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि पौधे का जो शीर्ष भाग है वो शीर्ष भाग हुकनुमा संरचना में किस तत्व की कमी के कारण है वो चेंज होता है या परिवर्तित होता है, तो उस तत्व का नाम क्या होता है, कैल्शियम। लेकिन आपका जो बोरोन है उस बोरोन की कमी के कारण भी पौधा शीर्ष भाग में जो एक संरचना का निर्माण करता है और उस संरचना का नाम क्या होता है, विप जैसी संरचना। और ये पादप के जो शीर्ष भाग होती है उस शीर्ष भाग में विप जैसी संरचना है वो किस तत्व की कमी के कारण, बोरोन तत्व की कमी के कारण बनती है। तो आपका कैल्शियम और बोरोन है, कमी के सिम्टम कहां, पौधे के शीर्ष भाग में। कैल्शियम तत्व की कमी के कारण पौधे का शीर्ष भाग हुकनुमा संरचना का निर्माण करता है, लेकिन बोरोन तत्व की कमी होगी तो उसकी कमी के कारण पौधे का शीर्ष भाग एक विप जैसी संरचना का क्या करता है, निर्माण करता है। तो अपना जो आंसर था वो क्वेश्चन तो था कि पौधे का जो शीर्ष भाग है उस शीर्ष भाग के अंदर आपके कौन से तत्व की कमी के लक्षण, तो आपके कैल्शियम और बोरोन। लेकिन आपके एनपीके की कहां दिखाई दे रहे थे, तो एनपीके की अपन बात करें तो इसकी कमी के लक्षण अपन को दिखाई दे रहे थे कौन सी पत्तियों में, पुरानी पत्तियों के अंदर दिखाई दे रहे थे। जिंक की कमी कहां, तो आपकी पुरानी में भी दिखाई देते हैं और आपकी कौन सी पत्तियों में, नई में भी। और आयरन, मैग्नीज और सल्फर हैं इसकी कौन सी पत्तियों में बेटा जी, नई पत्तियों के अंदर कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है कि निम्न में से लाभदायक पोषक तत्व कौन से, ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जिनको लाभदायक पोषक तत्व कहते हैं। तो देखो आपका जो से एनपीके है, एनपीके को तो अपन कहते हैं क्या, क्रांतिक पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, आपका सोडियम, सिलिका, कोबाल्ट और आपका जो ये जो तत्व है, एक तत्व और आता है जिसको अपन वेनेडियम भी कहते हैं। ये जो चार जो तत्व होते हैं इन चार तत्वों को अपन क्या कहते हैं, लाभदायक पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, लाभदायक पोषक तत्व कहते हैं। अब लाभदायक पोषक तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि फसल की उत्पादन को बढ़ाने का काम करते हैं, फसल की उपज को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे आपका जो सोडियम होता है वो सोडियम तो कौन सी फसल के लिए आवश्यक होता है, जैसे आपकी चुकंदर हो गई उस फसल के लिए आवश्यक होता है। सिलिका है वो सिलिका कौन सी फसल के लिए, आपकी जैसे चावल है और आपकी गन्ने की फसल के लिए आवश्यक होता है। आपका जैसे कोबाल्ट होता है वो कोबाल्ट क्या होता है, जैसे पालक है उस फसल के लिए आवश्यक होता है। और आपका जैसे वेनेडियम होता है वो आपकी जैसे पल्सेज जो क्रॉप होती हैं या दलहनी जो फसल होती हैं उन फसलों के लिए क्या होता है, आवश्यक। लेकिन ये कोबाल्ट जो तत्व है ना, ये तत्व क्या करता है, एक विटामिन का भी निर्माण करता है और उस विटामिन का नाम क्या है, विटामिन बी12 है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबेमाइन होता है। क्या होता है, साइनोकोबेमाइन होता है किसका, आपके विटामिन बी12 का, जिसका निर्माण कौन करता है, कोबाल्ट तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बढ़े, सॉरी ऑप्शन की तरफ बढ़े तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इन को अपन कहते हैं क्या,
आपके द्वितीयक, और या आपके कौन से पोषक तत्व है जो गौण पोषक तत्व होते हैं, वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को कहते हैं। CHO का मतलब हो गया कि संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट होते हैं, वो कौन से होते हैं, CHO। लेकिन आपके जो लाभदायक जो पोषक तत्व हैं वो होंगे आपके सोडियम, सिलिका, कोबाल्ट और जो वेनेडियम, जो आपकी फसल की उपज को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम में करते हैं। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपकी जो कृषि पर्यवेक्षक है, जो आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 1100 पदों की जो वैकेंसी है जो निकल चुकी है, और इन पदों में जैसे सूचनाओं के आधार पर अपन कहें तो इन पदों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। और इसी की तैयारी को, आपकी जो तैयारी है कृषि पर्यवेक्षक की, इसको मजबूत बनाने के लिए, इसमें जैसे आप पेपर में देखते हो जैसे आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, उसको कम करने के लिए, आपके स्कोर को बढ़ाने के लिए, क्वेश्चन को अपने तरीके से बढ़ने के लिए, तो आपका जो प्रयास परिवार है जो इस कृषि पर्यवेक्षक की जो टेस्ट सीरीज है वो लेके आ रहा है, जो आपकी तैयारी को क्या करेगा, मजबूत करेगा और आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगा। तो जो टेस्ट सीरीज है वो क्या रहेगी, कैसे रहेगी, उसकी अपन बात करते हैं। तो कृषि पर्यवेक्षक की जो टेस्ट सीरीज है वो एक तो सिलेबस आधारित रहेगी, जैसे मैंने पहले भी कहा था। तो आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो क्या रहेगी, सिलेबस आधारित। सिलेबस आधारित का मतलब हो गया कि आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के टॉपिक के आधार पर भी जो आपके टेस्ट होंगे, और उसके बाद में रिवीजन टेस्ट भी होंगे, उसके बाद में फुल सिलेबस के अंदर भी टेस्ट रहेंगे। ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी एग्जाम तक रहेगी। कब तक रहेगी, एग्जाम तक रहेगी। और ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो टास्क बुकलेट, मतलब आपके जैसे सिलेबस आधारित जो भी बुक्स होती हैं उन बुक के आधार पर, जैसे आप टेस्ट सीरीज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते हो, इसके अनुसार जैसे आपकी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे जीके हो गया, आपकी हिंदी हो गया, एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है आपकी, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, इन टेस्ट सीरीज के साथ आपको वो बुक्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और बुक्स के अंदर जो एमसीक्यू है आपका जो सिलेबस आधारित है वो सारी उसी के आधार पर वो आपकी बुक्स रहेंगी। आपका इस टेस्ट का जो आयोजन है वो कब होगा, इस टेस्ट का जो आयोजन है वो प्रत्येक माह के, हर महीने के प्रत्येक रविवार को होने वाला। मतलब एक माह के अंदर अपन कहें तो कितने रविवार, 4 रविवार, मतलब एक महीने के अंदर इस टेस्ट के अंदर अपन सीरीज के अंदर देखें तो एक महीने के अंदर आपके कितने टेस्ट होंगे, 4 जो टेस्ट हैं वो रहेंगे। और ये जो टेस्ट ऐसा नहीं है कि अपने सीकर सेंटर पे, ये जो टेस्ट है वो आपके राजस्थान के अंदर जितने भी प्रयास परिवार के जो सेंटर हैं वो हर जिलों के अंदर हैं, उन हर जिलों के अंदर सेंटर, जैसे अपने 33 सेंटर हैं, उन 33 सेंटरों पर इस टेस्ट सीरीज का अपन जो आयोजन है वो अपन कर रहे हैं। लेकिन ये टेस्ट सीरीज होगी कब, तो हर महीने के रविवार को, जितने भी संडे आते हैं उस संडे को। इस टेस्ट का जो प्रथम जो टेस्ट है वो कब रहेगा, प्रथम टेस्ट रहेगा 5 अक्टूबर 2025 को। इस टेस्ट का जो पहला जो टेस्ट है वो रहेगा। जो फर्स्ट जो टेस्ट होगा इस टेस्ट सीरीज का वो फुल सिलेबस आधारित रहेगा, यानी आपका जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जितना भी जो सिलेबस है उस पूरे सिलेबस पर आधारित ये फर्स्ट पेपर रहेगा। लेकिन आपका जो पहला जो टेस्ट रहेगा वो सभी अभ्यर्थियों के लिए क्या रहेगा, निःशुल्क रहेगा। मतलब जो भी बच्चे आप जैसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो पहला जो टेस्ट है वो क्या रहेगा, निःशुल्क। उसके बाद जो टेस्ट होंगे वो आपके चार्जेबल आधारित रहेंगे। और इस टेस्ट का अपन कहेंगे सर रजिस्ट्रेशन हम कहां करवाएं और कैसे करवाएं, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके 30 सितंबर 2025 तक आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। और इस रजिस्ट्रेशन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जो दिए गए जो हेल्पलाइन है, इन नंबरों पर आप कॉल करके इस रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो कृषि पर्यवेक्षक जो है, आपकी जो वैकेंसी जो आई हुई है और उसकी तैयारी को आप मजबूत करना चाहते हैं, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो इस टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए बहुत ही एक ये मानो बेनिफिट रहने वाली है, जो आपके सिलेबस आधारित रहेगी, जिसमें आपके टॉपिक वाइज भी टेस्ट रहेंगे, आपके रिवीजन टेस्ट भी रहेंगे और फुल सिलेबस आधारित रहेगी। जिससे अपना क्या होगा, हर टेस्ट के अंदर मूल्यांकन, हर बच्चे से जितना भी आपका, जैसे राजस्थान से जो बच्चे जुड़ेंगे अपने, तो हर बच्चे से अपना क्या होगा, मूल्यांकन। तो इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप 30 सितंबर 2025 तक अपना रजिस्ट्रेशन क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं। इसी श्रृंखला से अपन आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो मैंने कहा था कि राजस्थान के जो भी अपने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सेंटर हैं, तो आपके जो कृषि पर्यवेक्षक और जो जेईटी जो सीईटी जो टारगेट जो टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज का जो आयोजन है वो अपने के जो ऑफलाइन जो टेस्ट है,
ऑनलाइन भी टेस्ट रहेगी और ऑफलाइन भी, दोनों मोड के अंदर ये टेस्ट रहेगी। लेकिन ऑफलाइन जो बच्चे भाई ऑफलाइन देना चाहते हैं तो उसके कहां कहां सेंटर हैं, तो मैंने कहा अलवर भी है, कोटपुतली, झुंझुनू, भरतपुर, सहावा, उदयपुर, चूरू, नौहर, डीडवाना है, भीम, राजसमंद है, आपका सीकर है, नीमका थाना, बाड़मेर, जोधपुर और जयपुर, सूरतगढ़, सरदार शहर, कोटा, कुचामन सिटी, आपका बीकानेर, तारानगर, जोबनेर, भादरा, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, हर जो भी आपके जो सेंटर हैं, जो भी इन जो सेंटर के आसपास जो बिलोंग करते हैं या जो भी बच्चे कृषि प्रयोगशाला की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, और वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ बच्चे जैसे कॉलेज हैं तो उनको छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं और वो भी इस टेस्ट सीरीज को जुड़ना चाहते हैं, तो ये इसी आधारित की गई जो बच्चे मतलब अपनी पढ़ाई को भी रेगुलरिटी रखें, और वो जो टेस्ट सीरीज है वो आप क्या है आसपास जो हर जो गवर्नमेंट कॉलेज जो एग्रीकल्चर से कर रहे हैं तो उनके आसपास ये सेंटर रहेगा, तो उससे जुड़कर आप इस टेस्ट सीरीज का क्या है और भरपूर आप इसका फायदा उठा सकते हैं और अपने सिलेक्शन को आप क्या कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसी से अपन आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पौधे में सर्वाधिक गतिशील जो पोषक तत्व हैं वो कौन से होते हैं उसकी अपन बात करते हैं। तो पौधे में सर्वाधिक गतिशील पोषक तत्व वो है कौन कौन से? एक तो एनपीके, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, कैल्शियम और बोरॉन और जिंक। ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जो पौधे के अंदर सर्वाधिक गतिशील होते हैं? इनको समझने के लिए अपन देखो, एक अपन क्या करते हैं, एक पादप अपन लेते हैं, जैसे ये अपना एक पादप हो गया और पौधे के अंदर सर्वाधिक गतिशील पोषक तत्व है, कम गतिशील पोषक तत्व है, अगतिशील पोषक तत्व है, उन सभी पोषक तत्व की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। ये आपका एक पादप हो गया। पादप की क्या है, ये वाली जो पत्ती है इनको अपन कहती है क्या, पुरानी व निचली पत्तियां। कौन सी पत्तियां? निचली पत्तियां, ठीक है। इनसे ऊपर रहेंगी वो क्या रहेगी, आपकी नई व ऊपरी पत्तियां रहेंगी, ठीक है। और ऊपरी जो भाग होता है उस भाग को अपन क्या कहते हैं, शीर्ष भाग कहते हैं। थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि पौधे की पुरानी और निचली पत्तियों में कौन से तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो अपन ने कहा था नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और आपका कौन सा तत्व है, मॉलिब्डेनम। नई पत्तियों में किसके दिखाई देते हैं, तो सल्फर, आयरन, मैग्नीज, आपका क्लोरीन, आपका कॉपर और आपका कौन सा तत्व है, निकल। शीर्ष भाग पर किसके, तो आपके कैल्शियम और आपका कौन सा, बोरॉन। और इन दोनों पत्तियों में किसके, तो आपके कौन से होते हैं, जिंक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। अब पौधे के अंदर सर्वाधिक गतिशील कौन से पोषक होते हैं, तो जिंक तत्व की कमी के लक्षण पुरानी व निचली पत्तियों में दिखाई देते हैं। वो पोषक तत्व क्या होते हैं, पादप के अंदर हमेशा सर्वाधिक गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, सर्वाधिक गतिशील। तो आपको ये पूछ लिया जाए कि आपके पादप के अंदर या पौधे के अंदर सर्वाधिक गतिशील पोषक तत्व हैं कौन कौन से, तो सर्वाधिक गतिशील है एन, पी, के, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। लेकिन पौधे में मध्यम गतिशील पूछ लिया जाए तो पौधे में मध्यम गतिशील माना जाता है किसको, आपके जिंक को। किसको माना जाता है, आपके जिंक जो पोषक तत्व है उस जिंक पोषक तत्व को अपन क्या कहते हैं, मध्यम गतिशील कहते हैं। लेकिन आपकी जो नई और ऊपरी पत्तियों पे जिस तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं वो तत्व आपके पादप के अंदर क्या होते हैं बेटा जी, कम गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, कम गतिशील पोषक तत्व होते हैं। लेकिन शीर्ष भाग पर जिसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं वो पोषक तत्व आपके पौधे के अंदर क्या होते हैं, अगतिशील, या अपन इनको अपन क्या कह सकते हैं, स्थिर पोषक तत्व भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर पोषक तत्व। तो कमी के लक्षणों के साथ साथ पौधे में गतिशीलता के आधार पर जिन पोषक तत्वों को अपन चार भागों के अंदर बांटते हैं, सर्वाधिक गतिशील, मध्यम, कम या अगतिशील, स्थिर पोषक तत्व है, तो कमी के साथ साथ वो गतिशीलता के आधार पर अपन पोषक तत्व ज्ञात कर सकते हैं। मैंने कहा जिन तत्व की कमी के लक्षण पुरानी और निचली पत्तियों में दिखाई देते हैं जैसे एन, पी, के, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, वही पोषक तत्व पौधे में सर्वाधिक गतिशील होंगे। लेकिन जिन तत्व की कमी के लक्षण पुरानी और नई दोनों पत्तियों में दिखाई देते हैं वो पोषक तत्व पौधे के अंदर क्या होता है, मध्यम गतिशील। और जिस पोषक तत्व की कमी के लक्षण नई व ऊपरी पत्तियों में जैसे सल्फर, कॉपर, मैग्नी, आपका जैसे आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, कॉपर, निकल है वो क्या
क्या होते हैं, कम गतिशील। शीर्ष भाग पर किसकी कमी के लक्षण, कैल्शियम और बोरॉन, और वो पोषक तत्व क्या होते हैं, अगतिशील पोषक तत्व होते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि पौधे में सर्वाधिक गतिशील पोषक तत्व कौन से हैं, एनपीके, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, कैल्शियम और बोरॉन और जिंक। तो भाई एनपीके हैं वो क्या होते हैं, आपका जो पादप होता है उस पादप के अंदर क्या होते हैं, सर्वाधिक गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, सर्वाधिक जो गतिशील हैं वो सर्वाधिक गतिशील होते हैं। तो आपको पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक गतिशील पोषक तत्व है, तो अपन ने पूरा चार्ट बना के अपन ने समझा कि सर्वाधिक गतिशील कौन से हैं, मध्यम गतिशील कौन से हैं, कम गतिशील। तो आपके आयरन, कम कॉपर कौन से होंगे, कम गतिशील पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा आपका कैल्शियम, बोरॉन क्या होता है, अगतिशील पोषक तत्व होता है, या अपन कह सकते हैं स्थिर पोषक तत्व होता है। इसके अलावा जिंक है वो क्या होता है, आपका मध्यम जो गतिशील है वो आपका क्या होता है, गतिशील होता है। यानी आपका मध्यम जो गतिशील है वो आपका कौन सा रहेगा, जिंक पोषक तत्व रहता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, एनपीके। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा तत्व है पौधे की जीवन की कुंजी के नाम से जाना जाता है, यानी लाइफ ऑफ की के नाम से जाना जाता है। तो लाइफ ऑफ की के नाम से या जीवन की कुंजी के नाम से जाने जाने वाला पोषक तत्व है वो तत्व कौन सा, आपका फास्फोरस। क्यों जानते हैं, क्योंकि आपका ये जो फास्फोरस है ये पादप के अंदर क्या करता है, आपका जैसे डीएनए है या जैसे आरएनए है, ठीक है, या फिर आपका जो न्यूक्लियो जो टाइड होता है उस न्यूक्लियोटाइड के क्या होता है, निर्माण में सहायक होता है कौन सा पोषक तत्व, फास्फोरस। इसलिए इसको लाइफ ऑफ की, आपके पौधे की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों का निर्माण भी कौन सा पोषक तत्व करता है, आपका फास्फोरस तत्व करता है। और आपके जैसे फास्फोरस तत्व के द्वारा जैसे एडीपी, एटीपी ऊर्जा के निर्माण में भी सहायक होता है, इसलिए इसको एनर्जी ऑफ करेंसी के नाम से भी जानते हैं। तो लाइफ ऑफ की के नाम से जाने जाने वाला पोषक तत्व कौन सा होगा, आपका फास्फोरस पोषक तत्व होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में, अमोनियम के रूप में, नाइट्राइड NO2 माइनस के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सोचिएगा, आपका ये जो नाइट्रोजन पोषक तत्व है वो दो रूप में पाया जाता है, एक तो कौन सा, NO3 माइनस के रूप में, और एक आपका कौन सा आता है, NH4 प्लस के रूप में। आपके जो लगभग जो पादप होते हैं या जो लगभग जो फसल है वो फसल क्या करती है, नाइट्रोजन को किसके रूप में ग्रहण करती है, NO3 माइनस के रूप में ग्रहण करती है। किसके रूप में, यानी NO3 माइनस के रूप में ग्रहण करती है। लेकिन कुछ फसल कैसे, जैसे आपकी चावल है, आपका जैसे गन्ना है, आपका जैसे चाय है, ठीक है, आपका जैसे चावल है, गन्ना है, चाय है, इसके अलावा जैसे आपका आलू है, ठीक। आपका जैसे ये जो फसलें हैं ये फसलें क्या करती हैं, आपके नाइट्रोजन को क्या करती हैं, आपके NO3 और आपका NH4 यानी दोनों रूप में क्या करती हैं, ग्रहण करने का काम करती हैं। लेकिन इन फसलों को अलावा जितनी भी फसलें बचती हैं वो फसलें क्या करती हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती हैं। तो आपका जो आंसर होगा, यानी पौधे के द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण किया जाता है, तो NO3 यानी माइनस के रूप में और NH4 प्लस के रूप में भी। और इसमें आंसर होगा, यानी ये इसमें ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी इसमें आंसर होगा क्या, एक व दो दोनों है वो क्या होता है इसके अंदर आंसर माना जाएगा, यानी नाइट्रेट के रूप में भी ग्रहण करता है और अमोनियम दोनों रूप में क्या करता है, ग्रहण करने का काम में करता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो आपके जो टारगेट जो बैच है, टारगेट बैच जिससे जेईटी और सीवीटी के जो ऑफलाइन और ऑनलाइन जो बैच हैं वो आज से स्टार्ट किए जा रहे हैं, यानी 15 सितंबर 2025 से सोमवार से अपन स्टार्ट करें। जो टाइम समय रहेगा वो 10 बजे से स्टार्ट रहेंगे। तो जेईटी और सीवीटी जो बच्चे जे इसी बार जो 12th करके निकले हैं, जिनका स्कोर कम बना और वो टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो आपकी जेईटी और सीवीटी की प्रिपरेशन के लिए, उनकी तैयारी के लिए जो टारगेट जो बैच है वो आज से नए बैच हमने प्रारंभ किए, पहले से भी चल रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, लेकिन नया जो बैच है वो हमारा रहेगा 15 सितंबर से जेट और सीवीटी का। तो जो भी बच्चे हैं जो उनका रिजल्ट भी आ चुका है, अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई जेईटी की, वो भी जैसे सूचनाओं के आधार पर जैसे इस वीक से स्टार्ट होने जा रही है वो भी हो जाएगी। लेकिन जिनका स्कोर कम है और वो अपना अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, पढ़ना का सपने रखते हैं, तो जेट और सीवीटी के जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच हैं वो 15 सितंबर से स्टार्ट होंगे। आगे देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की पत्तियों में उपस्थित रंध्रावकाशों को खोलने और बंद करने वाला जो जो तत्व है वो कौन सा होता है। तो देखो, आपकी जैसे पौधों की जो पत्तियां होती, जैसे ये आपके पौधे की पत्तियां हैं, उन पौधों की पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, इस प्रकार से रंध्रावकाश होते हैं। तो इन रंध्रावकाशों को, किसको, रंध्रावकाशों को खोलने व बंद करने वाला, बंद करने वाला आपको पूछ लीजिए तत्व कौन सा, तो तत्व आएगा कौन सा आपका, पोटास। क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा भी जा चुका है और आपकी जेड सूटी में पूछा जा चुका है। तो आपकी पौधों की पत्तियों में जो भी पोर स्पेस या रंध्रावकाश होते हैं, उन रंध्रावकाशों को खोलने का और बंद करने वाला जो तत्व है, वो तत्व तो कौन सा आपका, पोटास तत्व है। लेकिन आपके इन रंध्रावकाशों को ये पूछ लिया जाए कि खोलने वाला हार्मोन कौन सा है, यानी खोलने वाला हार्मोन कौन सा है, तो हार्मोन की बात आ जाए तो हार्मोन आता है बेटा जी कौन सा, साइटोकाइनिन आता है। लेकिन आपको पूछ लिया जाए कि बंद करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो बंद करने वाला जो हार्मोन होता है उस हार्मोन का नाम होता है बेटा जी ABA। ABA का मतलब क्या होगा, एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन क्या था कि पौधों की पत्तियों में उपस्थित जो रंध्रावकाश है, उन रंध्रावकाशों को खोलने और बंद करने का जो काम है, वो काम कौन सा तत्व कर रहा है, तत्व पूछता है तो आंसर कौन सा होगा आपका, पोटास। लेकिन हार्मोन की बात पूछ ली जाए तो खोलने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन और बंद करने वाला कौन सा होता है आपका, एब्सिसिक एसिड होता है। इसी के आगे अपन क्रम से अपन क्वेश्चन की ओर बात करें तो आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन जो कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो नए बैच हैं, वो भी 15 सितंबर 2025 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। जो नया बैच रहेगा आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, मैंने कहा था कि जैसे आपके 1100 जो पद हैं, आपके जो अधीनस्थ जो बोर्ड है उसके द्वारा 1100 पदों पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो नोटिफिकेशन आ चुका है, और सूचनाओं के आधार पर अपन और बात करें तो इन पदों पर बढ़ोतरी और होनी है, मतलब ये पद हैं वो और बढ़ेंगे। तो इनके अलावा अपन और बात करें तो 1100 तो है ही है, इनके अलावा ये मानो कि माना जा रहा है कि 2000 या 2000 के अधिक ये पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। तो आप इस कृषि पर्यवेक्षक है तो इसमें अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए आपके लिए प्रयास परिवार ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड के अंदर अपना नया बैच है, पहले से भी चल रहे हैं, लेकिन नया जो बैच रहेगा वो आपका रहेगा 15 सितंबर 2025 सोमवार से। टाइम क्या रहेगा, तो 8 बजे से आपका ये रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए जो हेल्पलाइन जो नंबर है हमारे, वो उसके अलावा, और आपको पता होगा कि जैसे कृषि पर्यवेक्षक की अपन एग्जाम की अपन बात करें तो एग्जाम डेट भी फिक्स हो गई है कि 8 मार्च 2026 को इसका क्या है, एग्जाम। तो समय भी कम है, तो जो भी बच्चे अभी तैयारी के लिए नहीं जुट पाए हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि समय कम है, तो आप जल्दी से इसकी तैयारी में जुट जाइए और अपना जो सिलेक्शन है उसके लिए आप क्या करें, अपनी अच्छी सी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन और बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन की लगातार अपन ने डेली की डेली आपके जैसे जेईटी और सीयूईटी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए, और जो भी इस साल जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो बच्चे प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए प्रयास एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, वो हर दिन डेली आपके लिए इसी प्रकार से नए नए क्वेश्चन आपके लिए तैयार करके लेके आएगा। और इसी प्रकार से अपन क्या है, डेली अपन ऐसे क्वेश्चनों की अपन बात करते रहेंगे और ऐसे ही आपकी क्या है तैयारी को मजबूत कर दें। और आपके लिए जो टेस्ट सीरीज जो प्रयास परिवार लेके आ रहा है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगा, तो आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके रजिस्ट्रेशन है वो 30 सितंबर लास्ट डेट रहेगी। तो अधिक जानकारी है वो आप जो प्रयास परिवार की जो हेल्पलाइन नंबर है उन पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।